Today I am going to explain about the terms evaporation, factors affecting the rate of evaporation, as well as the evaporation cause cooling. So students, let's start with the topic evaporation. We have already learned about the term evaporation and the differences between the evaporation as well as the vaporization. So evaporation is a surface process. Evaporation is a surface process in which particles just changes from liquid to gaseous state under the boiling point. यानी कहने का मतलब कि कोई भी लिक्विड जो है जब हीट को गेन करता है और वेपर में या गैसियस फॉर्म में जो है वो आपको कन्वर्ट होता है कब, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। बॉइलिंग पॉइंट पे हो तो वो टर्म क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। लेकिन अगर यही कन्वर्शन जो है लिक्विड का किस में, गैसियस स्टेट में आफ्टर हीटिंग, तो अंडर द बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगा आपको, इवेपोरेशन। ये एक सरफेस प्रोसेस है, यानी ये होल बॉडी से नहीं होने वाला। जिस तरह हम लोग देखते होंगे कि जब कभी भी वाटर बॉयल करता है ना, तो ऐसे केस में जो है हम देखते हैं कि बबल्स जो होते हैं वो डिफरेंट पोजीशन से जो है वो रिलीज होते रहता है ना। यानी ये गैसियस पार्टिकल जो हैं वो आपको क्या होते हैं, अलग अलग जगहों से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इवेपोरेशन जो है वो जब कभी भी होता है तो ऑन द सरफेस या अपर लेयर से। आप अगर नॉर्मली वाटर को रख भी देते हैं, घर में भी रख देते हैं, तो उस केस में जो है इसके डिफरेंट लेवल पे या डिफरेंट हाइट पे जो है, जिस कंटेनर में आपने उसको रखा है, तो वहाँ जो है इनके टेम्परेचर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी क्लास 7 में ही पढ़ चुके हैं कि ये जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है ना, कन्वेक्शन। तो फ्लूइड में जो है पार्टिकल्स हीट को गेन किया और फिर उसको दूसरे पार्टिकल तक पहुंचाने के लिए जो है उसको आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। यानी एनर्जी जो है वो आपको कंज्यूम भी अच्छा खासा हो रहा है और ट्रांसफ़र करने में उसे टाइम लगता है। ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे अगर आप किसी भी कंटेनर में वाटर को रखते हैं और आप इसको सन के ठीक डायरेक्ट सामने रख रहे हैं, तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि ऊपर का जो लेयर होता है वो वाटर जो है थोड़ा सा हॉट होता है, जबकि इनसाइड अगर हम हैंड को डिप करें तो वहीं हमको क्या फील होगा कि अंदर का जो है पानी वो क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक है। तो एक ही कंटेनर में रखा हुआ लिक्विड जो है वो डिफरेंट लेवल पे क्या है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिफर करता है। ठीक है। और यहाँ जो है इवेपोरेशन जो है वो आपको सरफेस से ही होता है, फ्रॉम द सरफेस। ये कैसे होता है, तो गौर करें। पार्टिकल्स जो हैं वो अपने नियर अबाउट जितने भी पार्टिकल्स हैं उनसे क्या करता है, उस हीट को गेन किया और अपना स्टेट क्या कर लिया, चेंज कर लिया। यानी इसने हीट जो अपने पड़ोस से लिया है ना, तो यानी उसके टेम्परेचर को इसने क्या किया, डाउन कर दिया। तो एक मामूली सा चीज़ है ना, जिसको ईजिली समझना होगा कि पार्टिकल्स कुछ इसी तरह से वहाँ वर्क करते हैं। और आपको क्या होता है कि जब ये डिफरेंट पार्टिकल से हीट को गेन कर लिए और उनका जो है टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है, तो यही वो वजह होता है कि इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग भी। जैसे हमारे बॉडी से ही स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो कुछ देर के बाद हमें फील होता है कि नहीं, हमारा बॉडी जो है वो आपको क्या है, थोड़ा सा ठंडा है। फीवर ही आते हैं, तो फीवर के केस में भी हम लोग देखते हैं कि जब स्वेटिंग हो जाती है अच्छी खासी, है ना, तो उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जा रहा है ना। चाहे आप मेडिसिन लेकर के इसको करते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्शन को इफेक्ट करते हैं, या एक नॉर्मल प्रोसेस में भी जब कभी भी हमें स्वेटिंग होती है। इसी वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द समर जो है वो आपको कॉटन क्लोथ्स भी पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर ऑफ क्या है, स्वेट है। जैसे ही ये स्वेट को एब्जॉर्व करेगा और ये बाहर की ओर आएगा, सरफेस से क्या होगा, है ना, वो सराउंडिंग से हीट को गेन करेगा और इवेपोरेट होगा। सराउंडिंग से उस हीट को क्या करेगा, गेन करेगा और इवेपोरेट होगा, यानी इस सरफेस से वो दूर जा रहा है। तो अगल बगल के जो एरियाज़ हैं उससे उसने क्या किया, टेम्परेचर ले लिया, यानी वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, आपको कूल डाउन हो गए।
यही वजह होती है कि जब कभी भी इवोपरेशन नियर अबाउट होता है तो उन सब जगहों पर में क्या होता है, कूलिंग होता है। गर्मी के दिनों में एक सिंपल सा चीज़ जो हम लोग बहुत बार करते हैं लेकिन गौर बिल्कुल ही नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि रूफ़ के ऊपर जो है वाटरिंग कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। वाटरिंग कर देने के बाद क्या होता है कि इवोपरेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। इवोपरेट जो है वो आपको क्या हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा खासा हो गया। तो वो जैसे ही इवोपरेट होता है तो नियर अबाउट के सराउंडिंग्स को वो क्या कर रहा है, कूल डाउन कर रहा है, ठीक है, जिससे हमको क्या होता है, थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलती है। अब यहीं पर में हम अगर गौर करें, सुराही वगैरह जो होता है ना, तो उन सब जगह में आप गौर करते होंगे कि सुराही में जो है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। जब वाटर इनसे क्या होता है, रिलीज होता है, निकलता है, जैसे ही सरफेस पे आते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा है उनसे, ठीक है ना, पोर्स के थ्रू टीनी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो एक तो ये ऑलरेडी छोटा पार्टिकल्स है, ईजिली ये क्या करता है, नियर अबाउट जो है पार्टिकल से हीट को कैप्चर किया, ऑब्टेन किया, और उसके बाद जो है इवोपरेट होकर के आपको उस सरफेस से रिमूव हो जाता है। रिमूव हुआ, बाकी के नियर अबाउट सराउंडिंग्स को वो क्या किया, कूल डाउन किया। यही हम कहते हैं कि जो कोल्ड लेयर होता है वो सिंक हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो पार्टिकल्स आपको नियर अबाउट का कूल डाउन होगा वो सिंक करता है, और बॉडी जो है वो कैसा, इनसाइड जो हमारा वाटर लिक्विड जो है ना, या वाटर है, वो आपको क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है। यानी हमको सुराही का पानी कैसा फील दे रहा है, ठंडापन, ठीक है। तो ये सब थे कि इवोपरेशन एंड इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। अब हमारे पास क्या आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन, कि आखिर कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो आपको रेट ऑफ इवोपरेशन को इंक्रीज कर सकता है और क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमको जानने होंगे, और ये चीज़ हम लोग हमेशा अपने रेगुलर लाइफ में करते हैं, और जब गौर करने की बात आती है तो हमने कभी ऐसा किया था, ठीक है। तो वो सबसे पहला चीज़ है, क्योंकि ये एक सरफेस प्रोसेस है ना, तो इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस और एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। आप गौर करते होंगे कि कभी कभी हम लोग कपड़े को जो है यूं ही वॉश किए और एक जगह स्क्यूज़ करके जो है रख दिए, तो आप देखते होंगे कि वो बहुत देर तक यूं ही रहता है, डंप रहा है, थोड़ा भींगा हुआ है ना, लेकिन सूखता नहीं है, ठीक है। वही अगर हम उसको क्या करते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं, हैंग कर देते हैं अच्छे से, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाता है, लार्जर हो जाता है, जिससे रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए ये सब चीज़ ना भी गौर किया हो, सिंपल है कि घर में अगर हमें किसी चीज़ को लिक्विड ही कभी कभी आपको मिलता है ना, चाहे वो सूप हो, मिल्क हो, और अचानक से पीने की इच्छा हो और तुरंत उसे हमें कूल डाउन करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे पहले कि उसे बड़े से, है ना, बड़े से पॉट में डाल देते थे ताकि वो एक लंबा एरिया क्या कर ले, कवर कर ले, ठीक है ना, एक बड़ा एरिया क्या कर ले, कवर कर ले। और जैसे ही वो बड़े एरिया में कवर होता था, जैसे हम लोग गौर करें कि टी का ही केस होता है, तो टी के साथ जो है कि जब हम कभी उसे कप में डालते हैं और कप से पीने की इच्छा करते हैं, तो वहाँ जो है वो टी आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि कप का जो है सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है। लेकिन वहीं अगर हमारे पास सॉसर है ना, उसमें जब हम उड़ेल देते हैं तो वो एक बड़े एरिया में फैल जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वो स्प्रेड आउट हुआ तो लंबे एरिया से जो है रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होने शुरू होते हैं, जिस कारण से जो है वो आपके जो टी हैं या मिल्क हैं या सॉस, ये सूप हैं, ठीक है ना, तो ये सब जो है वो क्या होते हैं, क्विकली जो है कूल डाउन हो जाते हैं, क्विकली क्या हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और हम उसे यूज़ कर पाते हैं। यानी जितना बड़ा एरिया ऑफ सरफेस होगा या सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना, सरफेस एरिया होगा, वो उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, या नेक्स्ट जो टर्म है जिसपे रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है, तो ये है हमारे पास आपको टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। तो गौर करेंगे
कि टेम्परेचर बढ़ने से जो है वो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, ऑलरेडी बढ़ जाएगा। गर्मी के दिनों में ज़्यादा इवोपरेशन होता है ना। आपको ठंडे के दिनों में उतना इवोपरेशन नहीं होता है। ठीक है, कि आपको जो है गर्मी के दिनों में जो ड्राई सीजन होता है इन सब में जो है समर में कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो आपको तीसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के साथ एक वर्ड और आता है। इन दो वर्ड को हमेशा याद रखेंगे, दोनों में बहुत ही डिफरेंस होते हैं। एक होता है ह्यूमिडिटी और दूसरा होता है मॉइस्चर। दोनों जस्ट एक दूसरे के क्या है, रिवर्सन बाय डेफिनेशन। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर, इन द एटमोसफेयर, कि वाटर वेपर जो है उसका कितना अमाउंट जो है वो हमारे एटमोसफेयर में क्या है, मौजूद है। जबकि मॉइस्चर का मतलब क्या होता है कि टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, द अमाउंट ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन आवर एटमोसफेयर। यहाँ वो गैसियस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यानी वो हाईली काइनेटिक एनर्जी गेन किए हुए नहीं है। तो ये छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, समझे ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मॉइस्चर कह रहे हैं। तो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर में क्या है, डिफरेंस है। अब देखें कि ह्यूमिडिटी जो है कि वाटर वेपर जो है, आप जो समर या ड्राई सीजन में देखते हैं तो यहाँ जो है ह्यूमिडिटी आपको क्या है, ये और इवोपरेशन दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यानी रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं हमारा क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो आप लोग देखते होंगे कि जो ड्राई सीजन है और रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में जो है आपको जैसे ही वाटर वेपर जो है आपको, क्योंकि ये जो इवोपरेशन रेट होता है, तो गौर करते हैं कि ये सरफेस से ही है। ठीक है, इस समय में जो होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं वो सनलाइट से ऑलरेडी क्या होते रहते हैं, इवोपरेट होते रहते हैं, इवोपरेट होते रहते हैं। तो इवोपरेट हो रहे हैं, इट मीन्स हमारा क्या है कि ह्यूमिडिटी जो है वो ड्यूरिंग द रेनी सीजन आपको बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे केस में वो अदर बॉडी से जो है वो इवोपरेट नहीं कर पाते हैं वाटर बॉडी को। और यही वजह होता है कि जब ऐसे बारिश के समय में हमारे बॉडी से स्वेटिंग होती है तो हमारे बॉडी में जो है एक स्टिकी फील होता है। क्या होता है, स्टिकी, चिपचिपाहट टाइप की। ठीक है, लेकिन वहीं अगर ड्राई सीजन है यानी समर सीजन है ना, साइनी डे है, हॉट डे, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको ह्यूमिडिटी कम होती है क्योंकि नियर अबाउट जो है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है, ना के बराबर हैं। ठीक है, तो वाटर वेपर जो है कन्वर्सन ना के बराबर होगा। ठीक है, तो इस केस में जब ह्यूमिडिटी हमारा कम है तो उस केस में हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे बॉडी से भी, इस केस में हमारे बॉडी से भी रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होता है, क्विकली होता है ना, या वो इंक्रीज कर जाता है। वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो हमने पढ़ा कि सरफेस एरिया या एरिया ऑफ सरफेस है ना, कि इन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ इवोपरेशन। दूसरा जो है हमारा टेम्परेचर है, तीसरा क्या है, ह्यूमिडिटी, और चौथा जो है वो है हमारा टर्म विंड। विंड क्या होता है, तो ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना, कि जो एयर जो है अगर स्टिल है, काम है, शांत है, ठीक है ना, तो वो आपको एयर हुआ। लेकिन जब एयर मूवमेंट में आ जाए, यानी एयर अब रेस्ट में ना हो करके क्या है, मोशन में आ जाए, तो ब्लोइंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड। ठीक है, इनका क्या होता है काम, तो जब कभी भी हम लोग देखते होंगे कि हवा या फ़ैन वगैरह ही रूम के अंदर हम लोग चला देते हैं, तो इस केस में हमारा क्या होता है कि विंड स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। स्पीड अगर बढ़ गया तो ऐसे केस में जो है ये पार्टिकल्स और भी छोटे छोटे होते जाएंगे, जिनसे क्या होता है कि उसको इवोपरेट करना आसान हो जाता है। आप जो है डेजर्ट कूलर के बारे में जानते होंगे, तो ये क्या होते हैं कि जब वाटर उसके ऊपर जो है ग्रास के ऊपर फॉल करता है तो ये छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट्स, और साथ ही साथ एयर प्रेशर जब बनता है तो उस पार्टिकल को स्मॉल कर दिया जाता है, जिससे रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होते रहता है, बढ़ते जाता है। और ये जो डेजर्ट कूलर होता है वो हमको क्या करता है,
कोल्ड एयर ब्लो करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक थे जिन पे रेट ऑफ इवापोरेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या है, सरफेस एरिया। जितना ही ज़्यादा बड़ा होगा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी के साथ ये रिवर्स कंडीशन में होता है, रेसिप्रोकल होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ी तो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो घट जाता है। लेकिन ह्यूमिडिटी जैसे ही घटेगी, है ना, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। विंड स्पीड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारा जो है रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। तो ये थे हमारे टॉपिक, इवापोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोराइजेशन कॉजेज कूलिंग, है ना, जो हमारे डेली लाइफ में अच्छे खासे यूज़ होते हैं। इन सब चीज़ों को जितना ज़्यादा गौर करेंगे उतना अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास 2 टॉपिक और थे इस चैप्टर के, लास्ट 2 टॉपिक, जिसे हम पहले भी बता चुके थे कि जब ये एंड होगा तो उस समय हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। और वो है 4th and 5th स्टेट ऑफ मैटर। 4th and 5th स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा एंड BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा एंड द सेकेंड टर्म या 4th स्टेट प्लाज्मा एंड 5th स्टेट इज आपको BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब अगर हम गौर करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, इन सब में हाईली एनर्जेटिक हमारा कौन है, गैस है। तो इसके जस्ट बियॉन्ड जो है आप समझिए कि प्लाज्मा है, प्लाज्मा, ठीक है। लेकिन आपको अगर गौर से देखा जाए कि सॉलिड से, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है लेकिन बहुत ही कम है, यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये लगभग नेग्लेबल होता है, ठीक है ना। इन 2 के बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। हम लोगों ने अधिकतर बार लोगों के मुंह से सुने होंगे कि सन में जो है सन या स्टार जो है वो ग्लो इसलिए करते हैं, लाइट इमिट इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ 5th स्टेट क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है एक हाईली काइनेटिक एनर्जी गेनिंग स्टेट ऑफ ए पार्टिकल्स है, ठीक है ना, कि इस समय में पार्टिकल्स का जो होता है वो स्टेट क्या है कि बहुत ही ज़्यादा उसके पास क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होते हैं, ठीक है। अब ये कितने तरह से डेवलप किए जा सकते हैं, तो इसे आप हीट के थ्रू भी कर सकते हैं। सन में जो है जब न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है ना, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जुड़ता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो टेम्परेचर उस केस में क्या हो रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली आप समझिए 10,000 डिग्री सेल्सियस टू 15,000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा बॉडी हीट होगा तो वो प्लाज्मा स्टेट गेन कर सकता है, ठीक है। और जब कभी भी कोई पार्टिकल प्लाज्मा स्टेट गेन करता है तो वहाँ वो एक लाइट इमिट करता है या ग्लो करना शुरू कर देता है, ठीक। इसके अलावा जो है वो आप गौर करें कि जब कभी भी किसी गैसियस पार्टिकल से इलेक्ट्रिसिटी पास किए जाते हैं, जैसे हमारे घर में ही फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है जिसको मरकरी वगैरह हम लोग जानते हैं, है ना। उसके बाद CFL है ना, कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको नियॉन साइड बोर्ड वगैरह हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे दुकानों के ऊपर जो है वो डिफरेंट कलर में जो है वो आपको क्या होते हैं, साइन बोर्ड वगैरह लिखा होता है। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो है कुछ गैसियस पार्टिकल होते हैं, नियॉन नाम से ही क्लियर है, नियॉन है, ठीक है। और इनसे जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, पास करता है, तो इनसाइड जो गैसियस पार्टिकल होते हैं उनको ये क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं। क्या कर रहे हैं, आयोनाइज। नियॉन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये नॉन रिएक्टिव गैस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन रिएक्टिव होने के कारण ये जो है आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइजेशन एक अलग प्रोसेस है, रिएक्शन करना वो उसका अलग प्रोसेस है, ठीक है। आयोनाइज
होने के साथ ही ये हाई काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं, और इस एनर्जी को गेन करने के बाद वो क्या करने लगते हैं, ग्लो करना शुरू करते हैं। ठीक है, जिस स्टेट को हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा कह रहे हैं। इसके अलावा एक और भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण या मैग्नेटिक एनर्जी के कारण। तो जनरली जो हम लोग सुनते हैं कि ऑरोरा बोरियालिस, वहाँ भी है कि कुछ डिफरेंट कलर के जो हैं, ग्रीन, लाइट ग्रीन, इस तरह के जो हैं कलर्स जो होते हैं वो पोलर रीजन में आपको अचानक से विजुलाइज होने लगते हैं। तो वहाँ हाई मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होने के कारण, मैग्नेटिक एनर्जी होने के कारण भी पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जा रहे हैं, चार्ज हो जा रहे हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, ग्लो करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे गैसियस पार्टिकल नियर अबाउट होंगे, उनके कलर्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट जो होता है वो इन पांचों में सबसे ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। तो सन हो, स्टार हो, ठीक, इसके अलावा जो है हमारा फ्लोरोसेंस लैंप हो, इसके अलावा हमारे पास नियॉन साइन बोर्ड हो, ऑरोरा बोरियालिस हो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, प्लाज्मा के। अब आते हैं कि जिसके पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी, तो वो है हमारा क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें सबसे पहले बी फॉर बोस, सत्येंद्र बोस जो हमारे इंडियन फिजिक्स हैं, उन्होंने, आइंस्टाइन ने इसके बारे में रिकमेंड किया कि हाँ, एक ऐसा भी पार्टिकल या स्टेट ऑफ पार्टिकल्स हैं या मैटर्स हैं जो आपको बहुत ही लो टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए इनको क्या करना होता है, तो सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल एयर है ना, इसकी डेंसिटी के लगभग 1/1000, है ना, 1000 टाइम्स जो है उस गैसियस पार्टिकल को, किसी गैसियस पार्टिकल को अगर हम उसकी डेंसिटी एयर के रिस्पेक्ट में 1000 टाइम्स क्या कर दें, घटा दें, यानी डेंसिटी को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। और ऐसे केस में अगर हम उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी वेरी क्रिटिकल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पे प्रिडिक्ट किया जाता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने बॉर्नियर मोशन को भी सीज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बॉर्नियर मोशन को भी सीज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टिकल्स कभी भी स्टेबल नहीं होते, वो हमेशा इधर उधर, है ना, बॉर्नियर मोशन में आपको मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग। लेकिन एक ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ उसका ये मूवमेंट भी क्या हो जा रहा है, सीज हो गया। तो गैस को हमें क्या कंडीशन अप्लाई करना है कि 1000 टाइम्स जो है वो विद द रिस्पेक्ट ऑफ एयर डेंसिटी क्या कर लेना है, डिक्रीज कर लेना है। साथ ही साथ हमें इस गैसियस पार्टिकल को क्या करना है, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। लो टेम्परेचर क्या, तो कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हमारा क्या हुआ, आपको जीरो केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है, केल्विन। और अगर हम गौर करें तो 273 केल्विन इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हमको इसे 0 केल्विन करना है, इट मीन्स वी हैव टू सबट्रैक्ट 273 केल्विन, है ना। लेकिन जैसे ही हम इधर इसको माइनस करते हैं, तो अगर इसी को कैलकुलेट हम इधर डिग्री सेल्सियस में भी करें तो ये भी आपको लगभग क्या होगा, -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों में 273 से ही हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। केल्विन में भी अगर डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो केल्विन स्केल में हमारा वही टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, 274 हो जा रहा है, 1 बढ़ गया। 273 जो है ये इसका लोअर लिमिट होता है केल्विन स्केल में। 0 डिग्री सेल्सियस स्केल में जो है वो उसका लोअर लिमिट जो है वो हमारा 0 है। तो यहाँ -273 करेंगे तब जाकर के ये क्या होगा, 0 केल्विन पे आएगा। तो ये 0 केल्विन पे आया, तो यहाँ -273 कर रहे हैं, यानी -273 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इस केस में पार्टिकल्स जो होते हैं किस स्टेट में होंगे, यानी अब वो फ्रीली हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, है ना, सेपरेटेड होंगे, कोई मूवमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है। इस केस में ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक तरह से कंबाइन कर लेते हैं
और एक सुपर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुपर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इसमें हम लोगों ने गौर किया कि जो हीलियम लिक्विड है, हीलियम एक तो हम लोग जान रहे हैं कि ये गैसियस है, ठीक है, लेकिन हीलियम लिक्विड को जब इस टेम्परेचर पे रखा गया तो इसके पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं? कंबाइन हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से इसे लिक्विड हीलियम को इस टेम्परेचर पे क्या नाम दिया गया? सुपर फ्लूइड। क्या दिया गया? सुपर फ्लूइड। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने आज पढ़ा इवोपरेशन, इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, रेट ऑफ इवोपरेशन एज वेल एज 2 more states of the matter, that is plasma and Bose-Einstein condensate। इसके साथ ही ये चैप्टर आज ख़त्म हो रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय।